आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर अपना असर डालते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हुए या रिवाइज करते हुए कि एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग का मॉलिक्यूल जो है वो अपने साइट यानी जहाँ पर आकर जिस रूट से वो एडमिनिस्टर करवाया गया है उस साइट से लेकर और ब्लड तक कैसे पहुंचता है, तो उसकी जो ब्लड तक के पहुंचने की जर्नी है, ठीक है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अपना इफ़ेक्ट डालते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्यों? हम कोई भी जब स्टडी करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। तो जब ड्रग एब्जॉर्ब होगी तभी वो अपना क्या दिखाएगी, ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाएगी, यानी वो अपना असर तभी दिखाएगी ड्रग जब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अब जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना इतना ही ज़रूरी है ड्रग का, तो हमें उसके फैक्टर्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर अपना असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरह से देखेंगे कि अगर मान लो ड्रग का मॉलिक्यूल अकेला ही जा रहा है, ठीक है, तो फटाफट पहुंच जाएगा, उसके ना कोई साथ है ना उसे कोई रोकने टोकने वाला है, पहुंच गया। फिर दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको वहाँ पर जाने तक के लिए कोई व्हीकल ऐसा मिल जाए जो उसके वहाँ तक ब्लड तक पहुँचने के लिए जिम्मेवार है, या तो वो तेज़ी से पहुँचाने वाला हो या वो धीरे धीरे पहुँचाने वाला हो सकता है मॉलिक्यूल पैदल ही जा रहा है, अकेला ही जा रहा है, टाइम लग सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई ट्रांसपोर्टर मिल जाए, वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी जा सकता है। ट्रांसपोर्टर्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या वहाँ पर कोई और दूसरा मॉलिक्यूल मिल जाए उसे जो या तो उसका दोस्त हो सकता है या उसका दुश्मन होगा, तो क्या करेगा वो उसके ब्लड में पहुँचने को रोकेगा, उसे टारगेट तक पहुंचने के लिए रोकेगा। और यही अगर ये उसका दोस्त होगा मॉलिक्यूल, तो वो उसके टारगेट तक पहुंचने पर उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई हाँ वो मॉलिक्यूल जल्दी से अपने टारगेट तक पहुंच जाए, और उसका टारगेट क्या है, ब्लड। ठीक है, तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये हम जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो जनरली जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला तो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक है, और दूसरा जो है वो है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें डोजेस फॉर्म और केमिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाएंगी। हम सिर्फ इस वीडियो में कौन से फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो पेशेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर कौन से हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट, उसकी एज। ठीक है, वो छोटा बच्चा है, वो ओल्डी है, वो यंग पर्सन है। एज जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन की मायने रखती है। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है स्टमक की पीएच लेवल क्या है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर भी मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि वो वहाँ से कितनी जल्दी निकलेगा या कितनी देर ठहरेगा। फिर प्रेजेंस ऑफ फूड, कि वहाँ पर फूड प्रेजेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, कितनी तेज़ी से निकलता है, कितने धीरे निकलता है। फिर प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, ये सारी क्या चीज़ें हैं ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट एक बार आपको फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देन फिर जहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होना है ड्रग का, वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा है। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो वहाँ तेज़ी से है तो तेज़ी से ड्रग एब्जॉर्ब होगी, अगर ब्लड फ्लो कम है तो वहाँ डिले होगा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड कब तक रहता है, कितनी देर तक रुकता है। ये लास्ट में डिजीज स्टेट, कि डिजीज़ किस स्टेट पर है, ये भी मैटर करती है मॉलिक्यूल के एब्जॉर्ब होने की, यानी मॉलिक्यूल के ब्लड तक पहुंचने की। अब सबसे पहले एज। ठीक है, हम यंग एज को सबसे सही मानते हैं कि इजीली एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जिस तरह का हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए वो यंग एज में। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है छोटे होते हुए और एल्डरली पेशेंट्स में, यानी बूढ़े पेशेंट्स में। अब अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन जो है वो
क्यों अल्टर होता है? अल्टर होने का मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए जैसा यंग एज में होता है उससे अलग हटकर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? तो इसके मेन 3 रीज़न हैं। 3 रीज़न क्या क्या हैं? सबसे पहले गैस्ट्रिक पीएच यानी स्टमक का जो पीएच होता है वो हाई होता है। सेकेंड नंबर पे जो जहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसका लो होता है, और जब वो यंग एज में पहुंचता है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे सरफेस एरिया भी इंटेस्टाइन का क्या होता है? ग्रो करता है, बढ़ता है। देन ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो जीआईटी में जो ब्लड फ्लो होता है जब बचपन होता है तो बचपन में वो कैसा रहता है? ब्लड फ्लो कम रहता है, लेकिन बड़े होके ब्लड फ्लो जो होता है वो तेज़ी से हो जाता है। तो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से छोटे होते एज में यानी इन्फेंट्स में क्या होता है? अल्टर हो जाता है एब्जॉर्प्शन का पैटर्न। नेक्स्ट, अब अगर हम एल्डरली एज की बात करें या बुढ़ापे की बात करें कि बूढ़े व्यक्तियों में एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, तो क्या क्या मेन रीज़न है उसके चेंज होने के? सबसे पहले तो एक्लोरहाइड्रिया। अब एक्लोरहाइड्रिया क्या स्टेज होती है? हमारे स्टमक जो है वो HCl का सिक्रीशन करता है, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, 8th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ जीआईटी के अंदर हमारे स्टमक के अंदर जो है वो HCl का सिक्रीशन होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज आती है, तो ये सिक्रीशंस क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। और कई पेशेंट्स तो इस तरह से होते हैं जिनमें HCl का सिक्रीशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? जब HCl बिल्कुल ही सिक्रीशन जब नहीं हो रहा है उसका स्टमक में, तो उस स्टेज को बोला जाता है एक्लोरहाइड्रिया। देन सेकेंड नंबर पे कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। ये भी हम लोगों बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारी जीआईटी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे भी रहते हैं, या हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक या हमारी जीआईटी जो है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज का घर है जो हमारे को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें भी उनका फ़ायदा मिलता है और वो भी हमारे से क्या लेते हैं? फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लड फ्लो टू जीआईटी। तो ब्लड का फ्लो जीआईटी में कैसा है? अगर वो कम हो जाता है, कब कम हो जाता है? ओल्डर पेशेंट्स में। तो उस वक्त जब फ्लो ही कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें एब्जॉर्ब होना है, जिसमें जाना है, अगर वही चीज़ कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एज, और एज किस तरह से मैटर करती है ये हमने देखा कि ब्लड तक मॉलिक्यूल्स के पहुंचने पर एज कैसे काम करता है। अब सेकेंड जो है फैक्टर वो है ब्लड फ्लो टू द जीआईटी, कि जीआईटी में ब्लड फ्लो किस तरह का है। ठीक है, अब इसमें हम 2 पॉइंट्स को मेनली स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो एक परफ्यूजन रेट और दूसरा रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, अब तो अब ये परफ्यूजन रेट क्या है 1 बाय 1 पढ़ते हैं। परफ्यूजन रेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि हम ट्रेन्स की बात करते हैं तो ट्रेन्स जो हैं वो किस पे आके खड़ी होती हैं? प्लेटफॉर्म पे। तो जिसके जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा ट्रेन्स आने की संभावना रहेगी। जहाँ प्लेटफॉर्म ही कम है, तो प्लेटफॉर्म कम है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या होगा? ट्रेन्स भी कम आएंगी। ठीक है, ट्रेन्स कम आएंगी तो पैसेंजर्स भी क्या होंगे? नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी कम होंगे। अब इस पूरे एग्जाम्पल में पैसेंजर क्या है और ट्रेन क्या है? ठीक है, तो हम जिस ड्रग मॉलिक्यूल को हमने सफ़र करवाना है, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल को जिसको ब्लड में हमें एब्जॉर्ब करवाना है, वो तो क्या हो गया? पैसेंजर हो गया, यात्री हो गया। और ट्रेन क्या हो गई? वो 2 तरह की ट्रेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो 2 तरह की ट्रेन्स कौन सी हो गई? ब्लड और लिम्फ। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर 2 तरह के जाल फैले रहते हैं पाइप्स के, वो कौन कौन से हैं? एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। ठीक है, अब हम इनको यूँ समझ लो, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो 2 तरह की ट्रेन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में चल रही हैं, एक तो ग्रीन कलर की और दूसरी रेड कलर की। तो जिस ऑर्गन में परफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा होगा, यानी प्लेटफॉर्म ज़्यादा होंगे, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, पहली चीज़। ठीक है, तो परफ्यूज़न रेट किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा ऑर्गन हाईली परफ्यूज्ड है। तो जो ऑर्गन हाईली परफ्यूज्ड होगा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा।
ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि ठीक है प्लेटफॉर्म है, एक में कम है एक में ज़्यादा है, ये तो समझ में आ गया, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी कम और ज़्यादा हो रहा है, ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज़, ट्रेन्स दो तरह की हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, अब रेड और ग्रीन में डिफरेंस क्या है? तो रेड और ग्रीन में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे एक ग्रीन कलर की ट्रेन आके रुकती है, ठीक है, ग्रीन कलर की ट्रेन यानी ये लिम्फ वाली, तो अगर एक ट्रेन ग्रीन कलर वाली रुकती है तो उसके साथ 500 से लेकर 1000 तक ट्रेन किसकी होती है? रेड वाली, यानी ब्लड की। उनका रेशो अगर हम बात करें तो 1:500 to 1000 तक होता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसेंजर्स को ले जा सकेगी। तो ज़्यादा ट्रेन, नंबर ऑफ ट्रेन कौन सी ज़्यादा है? रेड वाली, यानी ब्लड ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके द्वारा ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। दूसरी बात, हमेशा ब्लड के में क्या रहता है? एक सिंक कंडीशन रहती है। अब ये सिंक कंडीशन क्या है? सिंक कंडीशन हम उसको बोलते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल को कहाँ पर लाया गया, ट्रेन के अंदर लाया गया, या जैसे ही पैसेंजर ट्रेन में बैठा तुरंत वो ट्रेन चल दी, वो इंतज़ार नहीं करेगी कि भाई हाँ और 2-4 आ जाए तो मैं उसको फिर भर के और फिर लेके जाऊँ। लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है? वो इंतज़ार करता है, वो जल्दी से खिसकता नहीं है अपनी जगह से। और जबकि ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, वो चलता ही जाता है। आपने पढ़ा ही है, एक बीट में कितने साइकिल्स होते हैं? 72 साइकिल्स, सॉरी, एक मिनट में कितने साइकिल्स होते हैं? 72 बार अपना हार्ट जो है वो बीट करता है। तो वो तो बहुत फास्ट ट्रेन है एकदम, ब्लड वाली तो। और लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्लो ट्रेन है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड से मॉलिक्यूल तुरंत वहाँ से क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। तो जब ब्लड से तुरंत वहाँ से मॉलिक्यूल साफ कर दिए गए तो क्या रहेगा? वहाँ मॉलिक्यूल्स जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो परफ्यूज़न हम किसको बोलते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे। पी से प्लेटफॉर्म, पी से परफ्यूज़न। और प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं। ब्लड वेसल ज़्यादा है तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कहलाएगा, और हाईली परफ्यूज्ड होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब इस फैक्टर्स में जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो किसके द्वारा है? दो चीज़ों के द्वारा, एक तो हाई परमिएशन रेट और दूसरी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें ट्रेन्स में पैसेंजर्स क्या सभी कोई भी पैसेंजर किसी भी ट्रेन में बैठ सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पैसेंजर अपनी मर्जी से रेड में या ग्रीन में सफ़र नहीं कर सकता, उसके लिए खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। तो ग्रीन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सफ़र कर सकता है, या लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कौन सा ड्रग का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, यानी वो बहुत पतला दुबला हो। ठीक है, पर पैसेंजर, और दूसरा वो लिपिड सॉल्युबल हो, लिपिड में घुलने वाला हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है ग्रीन ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जीआईटी कंटेंट्स। अब जीआईटी कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली जो हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन हम किससे पढ़ रहे हैं? ये ओरल ड्रग का पढ़ रहे हैं, यानी ओरल ड्रग लिया और लेने के बाद वो ड्रग कहाँ पहुँची? स्टमक में। और मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो मेनली दो साइड से होता है, एक तो स्टमक से होता है और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, जब ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का ड्रग के मॉलिक्यूल पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मान लो लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर, लिक्विड में है, ठीक है, तो किस तरह से वो असर डालेंगे? हर ड्रग पर उसका असर अलग होता है। हम एग्जांपल लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन का। एरिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें, मान लो एरिथ्रोमाइसिन की टेबलेट आपने एक ही सिप वाटर के साथ ली है, तो सॉल्वेंट कम है
तो सॉल्यूशन कम बनेगा और कम एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर इसी ड्रग को हम एक गिलास फुल वाटर से लेते हैं, पानी ज़्यादा लेके, और फिर इसको दवाई को लिया जाता है, तो उसमें क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा। सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो फ्लूइड वॉल्यूम की बात हो गई कि वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। अब हम सॉलिड फूड की बात करते हैं, और फूड के अंदर किस तरह का कंटेंट प्रेजेंट है। वो प्रोटीन रिच डाइट थी या लिपिड रिच डाइट है ना। मान लो आपने पनीर खाया है, यानी प्रोटीन पार्ट ज़्यादा है, तो किस तरीके से वो एब्जॉर्प्शन पर असर डालेगा। ठीक है, यानी ड्रग का मॉलिक्यूल तो है ही वहाँ पर, और ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ साथ और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वो हर ड्रग मॉलिक्यूल के लिए दुश्मन का काम करेगा, या हर ड्रग मॉलिक्यूल के लिए वो दोस्त होगा। ऐसा नहीं है। वो उसका, आपने भी देखा होगा, मूवीज़ देखते हैं ना, कि भाई हाँ, कोई नेगेटिव अगर पर्सन होता है तो उसके भी दोस्त होते हैं। पॉजिटिव है उसके तो दोस्त रहेंगे, लेकिन नेगेटिव के भी दोस्त होते हैं। तो सेम एज इट इज़ हर मॉलिक्यूल का अपना अलग अलग जो है हिसाब किताब होता है। अब अगर मान लो प्रोटीन रिच डाइट है, तो प्रोटीन रिच डाइट है तो लिवोडोपा अगर ड्रग लिया है प्रोटीन रिच डाइट के बाद, तो वो क्या करेगा, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, यानी रोक लेगा। लिवोडोपा के लिए वो क्या कर रहा है, एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रोप्रेनोलॉल लिया है तो प्रोप्रेनोलॉल का एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड नंबर पे अगर मान लो फैट रिच डाइट है, तो फैट रिच डाइट होने से कौन सी ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आइसोट्राइटिनोइन। ठीक है, इसका क्या होगा, आइसोट्राइटिनोइन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब ये तो वो मॉलिक्यूल्स थे जो बाहर से आए हुए थे, यानी बाहर से आए हुए थे। जीआईटी तो हमारी थी, लेकिन ड्रग के साथ साथ हमने फूड की भी बात की। ठीक है, फूड की या जूस वगैरह फ्लूइड के रूप में जो भी लिया है, दूध लिया है, जूस लिया है, पानी लिया है, किसके साथ दवाई ली है, ये वो वाली बात हुई। अब जीआईटी के खुद के कंटेंट्स, ठीक है, खुद के कंटेंट्स यानी जो नेचुरल वे में हमारी बॉडी में ऑलरेडी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले आता है म्यूसिन। अब ये म्यूसिन क्या है, म्यूसिन का नाम सुना है कभी? तो म्यूसिन हमारी जीआईटी की जो अंदर की लेयर है, ये अंदर की जो लेयर होती है वो किससे पूरा कवर रहता है, वो रहता है म्यूकस से। अब जब ये म्यूकस से अंदर से कोटिंग रहेगी, तो म्यूकस जो है वो उसके से दुश्मन की तरह भी काम कर सकता है और दोस्त की तरह भी। ठीक है, अब इसमें ए बी का मतलब है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिटार्ड कर देगा, ठीक है, किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का और क्वाटरनरी अमोनियम कैटायंस, इनके एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएंगे। यानी म्यूकस क्या कर लेगा, इनका एब्जॉर्प्शन रोक लेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्यूएसी यानी क्वाटरनरी अमोनियम कैटायंस। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स कहाँ से आ गए, तो भाई बाइल सॉल्ट जो है वो लीवर बनाता है, और लीवर बनाता है और उसके बाद वो उसको कहाँ डालता है, वो उसको जीआईटी में डाल देता है। अब जीआईटी में जब डाल देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं उनका बढ़ जाएगा। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग कौन कौन सी हैं, विटामिन ए डी के, है ना, तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन नियोमाइसिन और कानामाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं जीआईटी में, जीआईटी के ही कंटेंट्स हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। तो कितनी तरह के एंजाइम्स हैं, एक तो जो ल्यूमिन में रहते हैं, ल्यूमिनल एंजाइम्स बोलते हैं अपन उनको। दूसरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन में रहेंगे उनको म्यूकोसल एंजाइम बोला जाएगा। और तीसरे जो लीवर से आए हैं उनको हेपेटिक एंजाइम्स कहा जाएगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग ड्रग पर अपना अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। तो किसी पर तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे उसके साथ मिलकर, या कहीं दुश्मन की तरह काम करेंगे, मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो गैस्ट्रिक बोला जाता है स्टमक को, और एम्प्टिंग बोलते हैं खाली होने को। तो स्टमक कितनी देर में खाली होता है वो टाइम क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहलाता है। ठीक है,
या हम इसको दूसरे शब्दों में और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टमक से कितनी देर में स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहलाता है। अब पहली चीज़ इसमें पहला प्रिंसिपल कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन आती कब है, वो आती है स्टमक के बाद, यानी इसके नीचे से शुरू होती है। तो जितनी जल्दी वो स्टमक में से निकलेगी और कहाँ पहुँचेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उतना ही जल्दी उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एक जनरल रूल के रूप में क्या है कि रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जितनी तेज़ी से गैस्ट्रिक खाली होगा, ठीक है, जितनी तेज़ी से स्टमक खाली होगा उतनी ही तेज़ी से वो क्या होगा, ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में पहुंचेगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एडवाइजेबल है, ठीक है, या किन कंडीशंस में, ड्रग की हम बाद में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्टमक से निकलकर ड्रग कहाँ पहुँच जाए, इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले जब हमारे को जल्दी असर लाना है, ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए। सेकेंड नंबर पे डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग ऑकर्स इन इंटेस्टाइन, कि वो ड्रग जो है वो डिज़ोल्व भी कहाँ पर होगी, इंटेस्टाइन में, वो स्टमक में डिज़ोल्व ही नहीं हो रही है, तो जब तक ड्रग डिज़ोल्व नहीं होगी तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसलिए भी हमारे को ड्रग को जल्दी वहाँ पर पहुँचाना है। और तीसरे कि जो ड्रग्स आर नॉट स्टेबल इन स्टमक, स्टमक के अंदर क्या रहता है, एसिड रहता है, HCl, तो HCl वो भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग HCl, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वहाँ पर कई ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस HCl के द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है ड्रग के मॉलिक्यूल को। तो इसलिए उनको बचाने के लिए एसिड से जितनी जल्दी वो वहाँ से निकल लें, स्टमक से निकल लें, उतना ही अच्छा है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हमारे को ये चाहिए होता है कि ड्रग जल्दी से जल्दी स्टमक से निकलकर बाहर आ जाए, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करेंगे कि वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो वो 3 कंडीशंस में सबसे पहले ये कि हमें जल्दी असर चाहिए दवाई का, ठीक है, और वो कहाँ पर होगा, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन में होता है, तो इसलिए इंटेस्टाइन। सेकेंड नंबर पे डिसोल्यूशन ड्रग जो है वो कहाँ पर होती है, ड्रग डिज़ोल्व कहाँ पर होगी, वो इंटेस्टाइन में ही जाके होगी, वो मना कर देती है मैं स्टमक में होंगी नहीं, ठीक है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो एल्केलाइन pH में जाके डिज़ोल्व हो रही है। फिर थर्ड नंबर पे ड्रग्स जो हैं वो स्टमक में स्टेबल ही नहीं है, मॉलिक्यूल टूट जाता है, अनस्टेबल होता है, उस कंडीशन में भी हमारे को ड्रग को जल्दी से, या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या होता है, हमारे को जल्दी चाहिए। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले भी किया जाता है कई बार, ठीक है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग प्रेस्क्राइब जब करते हैं दवाई तो उसके साथ वो कहते भी हैं कि भाई इसको खाना खाने के बाद लेना या इसको खाना खाने से पहले लेना। तो खाना खाने के बाद लेने का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल अकेला स्टमक में या इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करे, जब वो एंटर करे जीआईटी में तो उसके साथ फूड के मॉलिक्यूल भी वहाँ प्रेजेंट हो। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी को एडमिनिस्टर किया जाएगा तो उससे ड्रग ज़्यादा देर तक कहाँ रहेगी, स्टमक में। तो जब भी हमारे को डिले करवाना होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, तो हमें उसको खाने के साथ दिया जाता है। और ऐसा हम कब चाहते हैं, नॉर्मली तो हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से वो कहाँ पहुँचे, इंटेस्टाइन में पहुँचे, तो इसलिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हमें क्या चाहिए होता है, कम से कम चाहिए होता है। लेकिन किन कंडीशंस में ज़्यादा चाहिए होता है, अब हम उन कंडीशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले द फूड प्रमोट ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जिसका डिसोल्यूशन जो है उसको फूड प्रमोट करता है। अगर फूड प्रेजेंट होगा तो उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, और डिसोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा, उसका डिसोल्यूशन यानी वो जल्दी से सॉल्यूबल हो जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। तो उसका एग्जांपल है ग्रिसिफुल्विन, ठीक है। और सेकेंड, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो जीआईटी को क्या करती हैं, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं। अगर ड्रग इरिटेट करने का नेचर होता है ड्रग का, तो क्या होता है, उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो
इस तरह की अगर कोई इरिटेटिंग ड्रग है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती है, स्पेशली मतलब स्टमक की ही वॉल को इरिटेट करेगी, तो उनको भी हमें क्या करना होता है, वो फूड के साथ दी जाती हैं। तो इसमें एग्जांपल है एस्प्रिन। ठीक है, अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी स्टमक के खाली होने को भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फूड की प्रेजेंस या एब्सेंस, की खाना है या नहीं। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम, फूड कितना, ठीक है। फिर कंपोजिशन क्या है, फैट रिच है, प्रोटीन रिच डाइट है, किस तरह की है, फिजिकल स्टेट कैसी है उसकी, लिक्विड है, सॉलिड है। फिर उसका फूड का टेम्परेचर क्या है, कम मतलब ठंडा लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर है, या बहुत तेज़ गर्म खाना खाया है, किस तरह का। फिर आपका बॉडी पोस्चर कैसा था, ठीक है, आप खड़े हो, आप बैठे हो, आपने लेट के दवाई ली है, किस कंडीशन में हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। अब उसके बाद 5th नंबर पे है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। अब इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम हम किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइन का पता है आप लोगों को, इसमें दोनों आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये याद रखना हमेशा। तो मेजर जो साइट है वो एब्जॉर्प्शन की, वो क्या रहती है? इंटेस्टाइन रहती है। अब इंटेस्टाइन क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई होने की वजह से वहाँ का सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से ड्रग जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? इंटेस्टाइन से हो रहा है। तो जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारे को खाने को ज़्यादा देर या दवाई को ज़्यादा देर तक कहाँ रोकना है? इंटेस्टाइन में रोकना है। तो जितनी देर तक यहाँ पर वो रुका रहेगा खाने के साथ ड्रग का मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और ये ट्रांजिट टाइम अगर इसमें कम हो जाएगा तो ट्रांजिट टाइम कम होने की वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग की बात करें तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग हमारे को चाहिए था, ठीक है, और यानी कम होना चाहिए। और इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम क्या होना चाहिए? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हमें कुछ कंडीशंस हैं जिनमें इंटेस्टाइनल ट्रांजिट जो है वो चाहिए रहता है। पहली कंडीशन कौन सी है? विच डिज़ोल्व्स ओनली इन इंटेस्टाइन। ऐसी ड्रग्स जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन में ही जाके डिज़ोल्व होती हैं, वो स्टमक में डिज़ोल्व ही नहीं होती। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? एंटेरिक कोटेड डोजेस फॉर्म होती है ना, एंटेरिक कोटेड डोजेस फॉर्म। फिर सेकेंड, ड्रग्स दैट रिलीज स्लोली फ्रॉम देयर डोजेस फॉर्म, जो धीरे 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 अपनी ड्रग रिलीज करते हैं डोजेस फॉर्म में से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड रिलीज। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज वेरी स्लो। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर अगर ड्रग का पेनिट्रेशन किसको बोलेंगे? कि सेल मेम्ब्रेन को भेद कर जो है वो उसके अंदर जाना, अगर वो पेनिट्रेशन उसका कम है तो इसका एग्जांपल है एसाइक्लोविर। नेक्स्ट, विच एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट। कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो ड्रग यूँ कह लो कि कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, छोटे बच्चे की तरह, नहीं हम करेंगे तो यही करेंगे। तो आपको इस तरह से 2 नाम को याद रखने हैं जो कि इस तरह का नेचर रखते हैं कि नहीं, अगर हम एब्जॉर्ब होंगे तो इंटेस्टाइन से ही होंगे, स्टमक से या किसी और जगह से नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक तो लिथियम कार्बोनेट और दूसरा विटामिन B12। ये विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन बी ओनली, विटामिन बी नहीं है, विटामिन B12 है। तो ये 2 ज़िद्दी मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज़िद करके बैठ जाते हैं कि नहीं हमें तो इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होना है। तो जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है तो इंटेस्टाइन में ट्रांजिट टाइम भी उसको क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और लास्ट में ड्रग्स दैट हैव हाई रेशो टू डोज सॉल्युबिलिटी। ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, वो क्लोरथायाजाइड रेशो जो है वो ज़्यादा, डोज टू सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी अगर उसकी कम होगी और तो उसका क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो कम एब्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल क्लोरथायाजाइड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेस्टाइनल ट्रांजिट।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इंटेस्टाइन के खाली होने का या इंटेस्टाइनल जो ट्रांजिट टाइम है वो डिपेंड करता है? मेनली फूड, ड्रग एंड डिजीज़, तीन चीज़, यानी खाने पे डिपेंड करेगा, ड्रग्स पे डिपेंड करेगा और डिजीज़ पे डिपेंड करेगा। अब रिटार्ड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, रिटार्ड का मतलब जो कम करता है, ये सॉरी कम नहीं, बढ़ाता है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को, वो कौन कौन सा है? फूड अगर प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा देर तक यहाँ पर ड्रग का मॉलिक्यूल फूड के साथ रहेगा। दूसरा प्रेगनेंसी में। फिर तीसरा डिजीज़ डाइजेस्टिव, डिक्रीज डाइजेस्टिव सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस अगर कम हो जाएं, खाना वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, वो आगे कब बढ़ेगा? जब डाइजेस्ट होगा तभी। लेकिन अगर एंजाइम्स ही कम है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, आगे भी कम बढ़ेगा। और ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, फॉर एग्जांपल प्रोपेंथिलिन, ये क्या करती हैं? ये इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को बढ़ा देती हैं, यानी खाने के साथ दवाई, ये दोनों चीज़ें देर तक इंटेस्टाइन के अंदर रुकी रहती हैं। अब प्रोपेंथिलिन का इसमें जो एग्जांपल लिया है, तो प्रोपेंथिलिन क्या कर रही है? प्रोपेंथिलिन ज़्यादा देर तक ड्रग को यहाँ पर रोक के रख रही है। अब हमने प्रोपेंथिलिन के साथ मान लो ये 3 ड्रग्स दी हैं, ठीक है, उस पर क्या असर डालती है उसके एब्जॉर्प्शन पे? अगर हमने प्रोपेंथिलिन के साथ विटामिन B12 दिया है तो उसका 100% एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले 50 मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब होते थे, लेकिन प्रोपेंथिलिन के साथ अगर हमने दिया विटामिन B12 तो अब 50 की जगह 50 + 50 यानी 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोपेंथिलिन के साथ अगर हमने नाइट्रोफुरेंटोइन दिया तो 50% एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाएगा। यानी पहले मान लो अगर 50% मॉलिक्यूल ही या 100 में से सिर्फ 50 मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब होते थे, अब प्रोपेंथिलिन के साथ जब हम ये नाइट्रोफुरेंटोइन को दिया तो इस 50 का 50% क्या हुआ? 25। तो पहले जो 50 मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब हो रहे थे अब उसकी जगह 75 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे। और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का एब्जॉर्प्शन 30% जो है वो बढ़ जाता है प्रोपेंथिलिन की वजह से, क्योंकि प्रोपेंथिलिन क्या कर रहा है? देर तक रोके रख रहा है खाने को। आप ये समझ लो कि जितनी देर तक खाने को रोकेंगे, यानी जितनी देर तक हमने रोका है बस को, उतनी देर तक उसमें क्या होते जाएंगे? उतने यात्री चढ़ते जाएंगे। तो ये उसके लिए देन कुछ एक इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को क्या कर देती हैं? प्रमोट करती हैं, ठीक है, कम कर देंगी ये। और ऐसी कौन सी हैं? जैसे डायरिया होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएंगी? इंटेस्टाइन की बढ़ जाएंगी, मूवमेंट बढ़ेंगी तो खाना जल्दी आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा ड्रग्स हैं कुछ जो कि क्या करती हैं? वो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को बढ़ावा देती हैं, तो लेग्जेटिव ड्रग्स में, और दूसरा मेटक्लोप्रामाइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। अब पीएच से आप क्या समझ सकते हो? पीएच से आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैंने आपको बताया कि 2 जगह से ड्रग सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, और वो 2 जगह कौन कौन सी है? एक तो स्टमक और दूसरी इंटेस्टाइन। अब कौन सी ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होगी और कौन सी ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा? वहाँ के एनवायरनमेंट पे, और वहाँ का एनवायरनमेंट यानी वहाँ का पीएच लेवल, ठीक है। अब मान लो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है और वो अपने चाचा जी के घर गया, और वहाँ पर चाचा जी का बेटा भी पढ़ने वाला है, तो उसका वहाँ मन लगेगा, 10 क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, एक दूसरे से बात बनेगी और पढ़ाई की बात होगी, वो वहाँ पे ठहरना चाहेगा। लेकिन मान लो अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है और वो चाचा जी के घर गया, लेकिन चाचा जी का बेटा जो है वो आवारा है, घूमने फिरने वाला है, वो बार बार उसको कहेगा क्या यार हमेशा 24 घंटे पढ़ता रहता है, चल घूम के आते हैं। तो चाचा जी वो क्या करेगा बेटा? वो वापस अपने घर जाएगा, यार ये चाचा जी का बेटा तो मेरा टाइम ही वेस्ट करता रहता है, वापस घर आएगा, नहीं मेरे को पढ़ना है। तो मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन के लिए सेम होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या बना इससे कि अगर सेम मॉलिक्यूल होंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन
तेजी से होगा, और अगर अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल होंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक के पीएच की हम बात करते हैं, तो स्टमक के अगर हम पीएच की बात करें तो स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। यहाँ पर HCl रहता है, तो HCl के रहने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर एसिडिक, तो एसिडिक मॉलिक्यूल क्या होंगे? यहाँ से जल्दी से एब्जॉर्ब होंगे। और इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन का जो पीएच लेवल रहता है वो एल्केलाइन रहता है। जब एल्केलाइन पीएच रहता है तो एल्केलाइन पीएच होने की वजह से यहाँ से कौन से ड्रग के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे? जो एल्केलाइन नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको याद रखने का कि अगर मान लो आप किसी के घर जाएं और वहाँ पर आप ही के नेचर का भाई बंधु मिल जाए तो आपका रुकने का मन करेगा उसके, लेकिन अगर वो आपके नेचर के बिल्कुल विपरीत हो तो आप हमेशा वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो एसिडिक ड्रग्स कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी? स्टमक से, और बेसिक ड्रग कहाँ से होंगी? इंटेस्टाइन से। अब हम एसिड और बेस मॉलिक्यूल की ही बात करते हैं। अब एसिड और बेस भी कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। हम एसिड को जो है 3 तरीके से डिवाइड कर लेते हैं और बेस को भी 3। अब वो 3 क्या है? वेरी वीक एसिड, मॉडरेटली वीक एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिड। ऐसे ही बेसिस की हमने 3 कैटेगरी बना दी, बहुत ही वीक बेस, मॉडरेटली वीक बेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। अब किस तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा और क्या फैक्टर्स रहेंगे इनको एब्जॉर्ब करवाने के? अब मैंने आपको ये बोला कि सेम जगह पर सेम चीज़ एब्जॉर्ब होगी, तो हम पहले एसिड्स को लेके चलते हैं। तो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक में। ठीक है, और वही अगर हम बेस की बात करें तो बेस का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो, क्योंकि एल्केलाइन नेचर है, तो वो कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल के हम नेचर की बात करते हैं, वीक है, मॉडरेटली है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, हम उस एग्जांपल से नहीं समझते। दूसरा एग्जांपल ये कि घर में बच्चा है और बच्चे का नेचर जो है वो किस तरह का है? अपने पेरेंट्स के सामने वीक। पेरेंट्स के सामने वीक का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कमज़ोर पड़ रहा है या क्या। वीक का मतलब ये कि वो इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हैं कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो पेरेंट्स की मानता हुआ चल रहा है। ठीक है, मॉडरेटली वीक एसिड, ये किस तरह का बच्चा हुआ कि हाँ मन किया तो मान लिया, मन किया तो नहीं माना। और स्ट्रॉन्गर, जो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है। ठीक है, अब पहली बात, अगर मान लो वो वीक है यानी कहने में चलने वाला है बच्चा, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में रहेगा? हमेशा पेरेंट्स से जुड़ा हुआ रहेगा। जब जुड़ा हुआ रहेगा तो हम उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल जब जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं है, ठीक है, तो उसको अनआयोनाइज्ड कंडीशन बोल देते हैं। यानी वो हर हालत में, कोई भी कंडीशन हो, यानी कोई भी पीएच हो, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, वो किस कंडीशन में रहेगा? हमेशा पेरेंट्स से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। और यही अगर मान लो स्ट्रॉन्गर बच्चा है, ज़िद्दी बच्चा है, अपने मन का चलने वाला है, तो वो हमेशा पेरेंट्स से अलग रहेगा। अलग रहेगा मतलब जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो किस रूप में रहेगा? आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब अगर वो मॉडरेटली वीक है तो जब उसका मन करेगा तब तो वो अपने मन की बात होगी तो जुड़ा हुआ, नहीं तो वो आयोनाइज्ड, और नहीं तो आयोनाइज्ड फॉर्म में। अब ये आपको बस ध्यान देना है कि वो कहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा, कहाँ पर वो अलग हो जाएगा। तो वो अनआयोनाइज्ड यानी जुड़ा हुआ कहाँ रहेगा? क्योंकि वो एसिड है, तो इसलिए मन की बात कहाँ हो रही है उसके जैसी बात? स्टमक के अंदर। तो वहाँ पर ये किस रूप में रहेगा? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। बाकी सब जगह पर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस सभी पीएच पर अनआयोनाइज्ड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीक है। वीक एसिड और वीक बेस बिल्कुल सेम बिहेव रखेंगे। पीएच, हर पीएच पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक जैसे रहेंगे, ये हर हालत में आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, यानी अलग अलग रहेंगे।
अपने मन की करने वाले हैं, तो हर पीएच पे ये आयोनाइज रहेंगे। अब जो पेरेंट से जुड़ा हुआ बच्चा रहेगा वास्तव में तो वो ही अपने टारगेट तक पहुंचेगा। ये लाइफ का भी नियम है, ठीक है। तो अगर वो किस फॉर्म में रहेगा, अनआयोनाइज्ड, यानी पेरेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो सब जगह एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसी भी तरह की नौकरी है, किसी भी तरह की परिस्थिति है, वो सब परिस्थितियों का सामना करेगा और एब्जॉर्ब होगा। सेम यही कंडीशन वीक बेस की रहेगी कि हर जगह पर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा एंटायर जीआईटी में। अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, अलग रहेगा, तो वो पुअरली एब्जॉर्ब होगा जीआईटी से। सेम एज इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब होगा जीआईटी से। दोनों ही एसिड और बेस जो भी स्ट्रांग होंगे वो, क्योंकि टूटे हुए रहेंगे तो वो कभी भी टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे तो लुढ़कते पुढ़कते जैसे वैसे, तो यानी पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग्स हो जाएंगी वो। अब नेक्स्ट, ये था पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग का। जो स्ट्रांग होंगे वो पुअरली एब्जॉर्ब होंगे, जो वीक होंगे वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बात रही मनमाने की, तो मनमाने सिर्फ सेम कंडीशंस में ही एब्जॉर्ब होंगे, अदरवाइज नहीं। अब इनके एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये आपको रटनी पड़ेंगी। वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वीक एसिड्स में फिनोबार्बिटोन और फेनेटोइन। मॉडरेटली वीक में एस्प्रिन, क्लॉक्सासिलिन। फिर स्ट्रॉन्गर एसिड्स के अंदर डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट। वीक बेसिस की बात करें तो कैफीन, थियोफिलिन। मॉडरेट वीक बेस में बात करें हीरोइन, कोडीन, रेसरपिन। और स्ट्रॉन्गर बेस की बात करें तो मैक्लामाइन और ग्वेनेथिडीन, ठीक है। ये वाले इसके एग्जाम्पल्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली हम एक जनरल रूल की बात करते हैं। हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी सप्लाई करता है, और फिर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हार्ट को किस तरह का ब्लड देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एक जनरल रूल है। लेकिन अगर हम बात करें स्टमक की और इंटेस्टाइन की, इन दोनों की अगर हम बात करें तो स्टमक और इंटेस्टाइन हार्ट से ब्लड ले तो लेते हैं ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब उसको देने की बात आती है तो ये दोनों थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। थोड़े सेल्फिश कैसे हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट हार्ट को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देते। ये सारा का सारा ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो कहाँ पर पहुँचाते हैं, लीवर में। यानी ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हुई स्टमक से या इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाती, वो पहले कहाँ जाती है, लीवर में जाती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टमक या इंटेस्टाइन जहाँ से भी ब्लड एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाके पहले वो कहाँ जाएगी, पहले वो लीवर में जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पिक्चर के अंदर, ताकि आप लोगों को याद भी रहे, यहाँ से जो डायरेक्ट सीढ़ी है उस पर क्रॉस लगा रखा है कि ऐसा नहीं होता है कि वापस से इधर हार्ट को जो है वो ब्लड जाए। ब्लड पहले स्टमक से या इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, ये सिर्फ जाने के रूट दिखाए हैं मैंने, आने का रूट नहीं दिखाया है। तो जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको ये जाने की हैं, ठीक है, कि स्टमक से ब्लड या इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जा रहा है, इन दो ऑर्गन से। तो यहाँ से ब्लड जो है वो लीवर को पहले जाता है और लीवर से जो है वो हार्ट में जाता है। अब ड्रग का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, यानी वो बैठ गया कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और ब्लड वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँच गई, लीवर में। और लीवर के अंदर क्या होता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करने के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, यानी दुश्मन बैठे हुए हैं यहाँ पर लीवर के अंदर, किसके, ड्रग के। वो जैसे ही ड्रग का मॉलिक्यूल आता है उसको फटाफट बाहर निकाला, 2-4 दी और उसको तोड़ा, बिल्कुल इस तरह से वो एक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ड्रग जब मेटाबोलाइज हो जाएगी ड्रग, तो क्या हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स पहुंचने चाहिए थे हार्ट में या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उतने नहीं पहुंच पाते। अब आप इसको ये समझो कि मान लो स्टमक या इंटेस्टाइन से टोटल 100 मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रेन में बैठे, यानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुए, और जैसे ही ट्रेन में बैठे वो पहला स्टेशन कौन सा आया, लीवर। वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं पहुँचे,
पहला स्टेशन उसका लिवर आया और लिवर में पहुंचते ही वहाँ जो दुश्मन थे उन्होंने 100 मॉलिक्यूल में से 50 को निकाल लिया, 20 को निकाल लिया, या जितने भी मॉलिक्यूल्स वो ढूंढ पाए, वो अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होता है परसेंटेज, ठीक है। उन्होंने 20 मॉलिक्यूल निकाले और उनको दे दनादन मार के वहीं पे आगे जाने ही नहीं दिया। तो कितने मॉलिक्यूल्स आए तो कितने थे ब्लड में 100, लेकिन 100 ना पहुंच के पूरी बॉडी में जो सप्लाई होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 80 मॉलिक्यूल्स सप्लाई होंगे, क्योंकि 20 को लिवर ने ख़त्म कर दिया या मार दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो गई, जितनी बॉडी को मिलनी चाहिए थी उतनी चीज़ नहीं मिली। या यूं कह लो कि ये लिवर जो है वो नेताओं की तरह एक्ट करता है कि जितना पैसा मिला गया है जन कल्याण के लिए वो डायरेक्ट उतना उसमें नहीं लगाकर पहले अपना थोड़ा सा पार्ट रख लेंगे। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है कि ब्लड के द्वारा फिर सब जगह वो उसको सप्लाई किया जा रहा है ड्रग को, लेकिन इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स जो हैं मेटाबोलाइज हो जाते हैं लिवर के अंदर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस तरह का इफेक्ट शो करती हैं, आइसोप्रिनालिन, डिल्टियाज़ैम, मॉर्फिन और लीडोकेन, ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं। अब डिजीज स्टेट, लास्ट फैक्टर कि डिजीज स्टेट किस तरीके से एब्जॉर्प्शन पर असर डालते हैं। मेनली 3 तरह की जो डिजीज़ हैं वो एब्जॉर्प्शन पर असर डालते हैं। वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, सबसे पहले तो जीआईटी की खुद की डिजीज़, फिर दूसरी हार्ट की डिजीज़ और तीसरी लिवर की डिजीज़। यानी इन तीनों ऑर्गन में से अगर कोई डिजीज़ है पेशेंट को तो उसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है या ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सीलिएक डिजीज़, क्रोहन डिजीज़, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम पर इफेक्ट डालेंगी, जिससे उसका क्या हो जाएगा, जीआईटी की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है मान लो, उससे बायोअवेलेबिलिटी पर असर आएगा। हेपेटिक डिजीज़ है, यानी लिवर की अगर मान लो कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म पर असर आएगा। मेटाबॉलिज्म पर असर आएगा तो ड्रग में उसकी कंसंट्रेशन पर असर आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं फैक्टर्स किस पर, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर।